इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं। इस वीडियो का क्रेडिट है ड्रीमटॉन। डोसा ले लो, मसाला डोसा ले लो, चटपटा मसाला डोसा खा लो। हेलो ओ बुड्ढे, ओ हेलो। अबे बहरे रुको ओए, सुनाई नहीं देता क्या? हैं कब से कह रहा हूँ कि रुको रुको, लेकिन तुम अपनी धुन में चले जा रहे हो। माफ करना बाबूजी, सुन नहीं पाया। मेरा भी आप जैसा बेटा है, पढ़ लिख कर बेरोजगार है। 2 दिन से वो बीमार है, बस उसी के बारे में सोच रहा था। गलती हो गई। और गलती नहीं हुए, अच्छा हुआ कि तुमने सुना नहीं। चलो जाओ, अपने संक्रमित डोसे की दुकान कहीं और जाकर लगाओ। बीमारी फैलाने हमारे इलाके में मत आया करो। बाबूजी ले लो ना एक डोसा, सुबह से एक भी नहीं बिका है। और नहीं बिका तो मैंने कौन सा ठेका ले रखा है तुम्हारे मसाला डोसा को बिकवाने का? रामखोर कहीं का, न जाने कहाँ से आ जाते हैं। वहीं बगल से पंडित ज्ञानचंद गुजर रहे थे। उन्होंने सेठी की बातें सुनी तो उन्हें बुरा लग गया। अब बेटे ऐसा नहीं कहते, ये तुम्हारे बाप की उम्र के हैं। ओ देखो ओ पंडित, ओए ज्यादा तरफदारी मत करो, समझे? कहाँ लिखा है कि ज्यादा उम्र के लोग आरामखोर नहीं होते? एक तो बीमार बेटे का संक्रमित डोसा बेच रहा है। अगर नहीं बेचेगा तो खाएगा क्या? और बेटे का इलाज कैसे करवाएगा? अगर इलाज कराने के पैसे नहीं है तो तुम लोग बच्चे क्यों पैदा करते हो? हैं? खाने को रोटी नहीं, लेकिन हराम जाते 6-6 बिल्ले पैदा करेंगे। मूर्ख, बदमाश, क्या यही पढ़ाया लिखा है तेरे माँ बाप ने? हराम की कमाई तेरा बाप खाता होगा, हरामखोर तो तू है। चलिए पंडित जी, इसे मुंह लगाकर अपनी जुबान क्यों गंदी कर रहे हैं? जाने दीजिए, हम लोग तो पल दो पल के लिए इनसे मिलते हैं। सोचो माँ बाप कितना झेलते होंगे जिनके साथ ये रहता होगा। ज्ञानचंद और बाबूलाल वहाँ से चले जाते हैं। इधर सेठी उन लोगों की बात को अपनी प्रतिष्ठा से ले लेता है और बाबूलाल को मजा चखाने के लिए बिलुआ से जाकर मिलता है। समझ गया ना क्या करना है? अरे सेठ समझ गया, मैं बाबूलाल का वो हाल करूंगा कि जब भी वो तुम्हें देखेगा ना, उसकी नजर जमीन पे ही होगी। ठीक है, ये लो 5000 रुपए एडवांस, और 5000 रुपए काम होने के बाद मिल जाएंगे। अगले दिन जैसे ही बाबूलाल अपना ठेला लेकर मसाला डोसा बेचने निकलता है, सुनसान गली में सेठी के इशारे पर बिलुआ और 2-3 लड़के मिलकर बाबूलाल को पीछे से कंबल उड़ा देते हैं और डंडे, लाठी, लात, घूंसों से उसको बहुत पीटते हैं और अधमरी हालत में छोड़कर चले जाते हैं। अरे बिलुआ, चल छोड़ दे अब, नहीं तो कहीं टपक गया तो पुलिस केस हो जाएगा। चल भाग, लगता है कोई आ रहा है। बाबूलाल वहीं पड़ा कराह रहा था, तभी उधर से ज्ञानचंद आ रहा था। अरे बाबूलाल, तेरी ये हालत किसने की? क्या हो गया तुझे? यूं सड़क पर क्यों पड़ा है? पंडित जी, उन्होंने बहुत मारा, अब मैं नहीं बचूंगा। मेरे परिवार का क्या होगा? कुछ नहीं होगा बाबूलाल, धैर्य रख, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बाबूलाल बेहोश हो जाता है। ज्ञानचंद किसी तरह बाबूलाल को अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में बाबूलाल का परिवार पहुंचा होता है। देखिए, इनके माथे पर बहुत चोट आई है, जिससे इनकी याददाश्त भी जा सकती है। जल्द से जल्द हमें ऑपरेशन करना होगा। इसके लिए जरूरी पैसे जितना जल्दी हो सके आप काउंटर पर जमा करवा दें। वैसे तो मुझे पता है कि एक गरीब आदमी के घर दाल रोटी भी पूरी नहीं रहती, पैसे तो दूर की बात है। सही कहा पंडित जी आपने, हमारे घर में फूटी कौड़ी भी नहीं है। करीब 1 सप्ताह से बेटा युगवीर बीमार है। हाँ पंडित चाचा, भैया तो कमजोरी के कारण आज भी घर में गिर पड़ा था। मेरे पास भी पैसे नहीं जिससे मैं मदद कर सकता। डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करके लौटता हूँ। भैया आप कहाँ जाओगे? आप तो खुद बीमार हो। हाँ बेटा, मधु सही कह रही है, आज तू घर में गिर पड़ा। तू रुक, मैं कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करती हूँ। निर्मला के निकलने के कुछ देर बाद युगवीर भी वहाँ से निकलकर पैसों का इंतजाम करने चल देता है। निर्मला सेठ करोड़ी मल के पास पहुँचती है। देखो सेठ जी, मैं आपके द्वार पर पहली बार आई हूँ। आंचल फैलाकर अपने पति के इलाज के लिए पैसा मांगती हूँ, जितना जल्द होगा लौटा दूंगी। देखो निर्मला, आज ही हमने एक जमीन की रजिस्ट्री करवाई है। ओह हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तुम कहो तो मैं अपने मित्र से बात करके पैसे दिलवा दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मकान के कागज देने होंगे। नहीं, मकान हमारे पूर्वजों की एकमात्र निशानी है। ठीक है, तो पैसों का इंतजाम और कहीं से कर लो। ठीक है,
जब घर वाला ही नहीं रहेगा तो घर को रख कर क्या होगा। मैं मकान को गिरवी रखने को तैयार हूँ, मुझे पैसे ला कर दीजिए। उधर युगवीर अस्पताल से निकलकर कुछ दूर गया ही था कि वो फिर से गिर पड़ता है। अस्पताल के स्टाफ के लोग उसे पकड़कर अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। निर्मला सेठ से पैसा लेकर सीधा अस्पताल पहुंचती है। दोनों के इलाज में लगभग सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। बचे हुए पैसों से 1 महीना घर जैसे तैसे चलता है। अरे युगवीर, पिताजी कैसे हैं? बहुत सुधार है, बस थोड़ी सी कमजोरी है। तभी निर्मला आकर बोलती है, अरे पंडित जी, घर के अंदर आइए ना। बाहर से हालचाल पूछ यूं ही चले जा रहे हैं। आपसे मिलकर उन्हें भी मन लग जाएगा। दिन भर बिस्तर पर पड़े पड़े जाने क्या सोचते रहते हैं। मधु, पंडित जी के लिए जरा चाय तो बना कर लाना। कैसे हो बाबूलाल? अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है पंडित जी, सब आपकी कृपा है। बस तुम चिंता क्यों करते रहते हो? भगवान सब ठीक कर देंगे। चिंता कैसे न करूं पंडित जी, विवाह योग्य जवान बेटी घर में बैठी है। युगवीर पढ़ लिख कर भी बेरोजगार घर में पड़ा है। मेरी हालत तो बिलवा और सेठी ने मिलकर ऐसी कर दी है कि किसी काम का ना रहा। क्या कहा? सेठी और बिलवा ने मिलकर आप पर हमला किया? मैंने उन दोनों को मसा न चखाया तो मेरा नाम भी युगवीर नहीं। बेटा जाने दे, हम लोग गरीब हैं, घर में रोटी कैसे बनेगी, इसके अलावा कुछ नहीं सोचते। हाँ बेटा, अब घर की सारी जिम्मेदारी तुम ही पर है। घर भी गिरवी से छुड़ाना है। अब ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ, मुझे एक पूजा करवानी है। पंडित जी के जाने के बाद, क्यों नहीं मधु, तुमने पंडित जी को चाय क्यों नहीं दी? माँ, एक भी चम्मच चीनी नहीं है घर में। ओह हे भगवान, इतनी दरिद्रता किसी को ना दिखाना कि घर में पंडित जी को एक कप चाय तक देना नसीब ना हो। तभी सेठ करोड़ीमल अपने लठैतों के साथ वहाँ आता है। चलो निर्मला, 1 महीने से ज्यादा हो गया, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकलो घर से और चाबी लाओ घर की। घर की चाबी? और तुम्हें क्यों दूं? क्योंकि अब यह घर मेरा है। तुमने जो बाबूलाल के इलाज के लिए घर भेज दिया था, वो याद नहीं क्या है? ये देखो उसके कागज। अरे चलो भाइयों, अपने अपने काम पर लग जाओ। सारा सामान बाहर निकाल कर ताला लगाओ जल्दी। कमीने, तुझे कीड़े पड़ेंगे। गिरवी के नाम पर पूरा मकान लिखवा लिया। याद रख करोड़ीमल, ऊपर वाला सब देख रहा है। करोड़ीमल सारा सामान घर के बाहर फेंकवा कर घर में ताला लगा देता है। बाबूलाल का परिवार जैसे तैसे ज्ञानचंद के मकान में शरण लेते हैं। युगवीर बाबूलाल वाला ठेला ठीक करवा कर मसाला डोसा अपने नए अंदाज में बेचना चालू कर देता है। भैया आओ, भाभी आओ, चाचा के संग चाची आओ, मौसी और मौसा आओ, दुनिया का बेस्ट मसाला डोसा खाओ। दिन भर में मात्र 3 डोसे बिकते हैं। रात को लौटते समय युगवीर बरगद के पेड़ के नीचे ठेला लगाकर निराश मन से सोचता है, हे भगवान, अब क्या करूं? इतनी मेहनत के बाद मात्र 3 डोसे बिके। राशन वाले का कर्ज हो गया अलग से। बाप अपाहिज पड़ा है, बहन भी शादी लायक है, घर बार बिक चुके हैं। मैं हट्टा कट्टा होकर भी कुछ नहीं कर सकता। मुझे मर जाना चाहिए। इतने में युगवीर बांसी लगाने जा रहा था। तभी उस पर रहने वाला गधैया भूत युगवीर से बोला, मूर्ख मत बन युगवीर, क्या इससे तुम्हारा परिवार खुशहाल हो जाएगा? कौन है? सामने क्यों नहीं आते? मैं हूं गधैया भूत। इतनी जल्दी हार मान गए? सोचो, तुम्हारे पिताजी ने 20 साल से न जाने कितने दुख झेलकर तुम्हें पढ़ाया लिखाया। देखो युगवीर, मैं एक मस्त मौला भूत हूं। तुम अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं क्या करूं? पूरी मेहनत और लगन से डोसा बेचने निकला, लेकिन मात्र 3 डोसे बिके। मुझे पता है। ये लो, ये जादुई कड़ी के पत्ते कल से अपने डोसे और सांभर में डाल देना। फिर देखो गधैया का कमाल। जाओ जाओ, अब मेरा आराम करने का वक्त है। अरे वाह, क्या सच में भूत भाई? अगर ऐसा हुआ तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जय गधैया भूत की। युगवीर कड़ी के पत्ते लेकर वहां से चला जाता है और दूसरे दिन अपने डोसे और सांभर में कड़ी के पत्ते डालकर बेचने निकलता है। बन गया सारा माल।
खुशबू तो लाजवाब आ रही है, थोड़ा चक्कर देखता हूँ। तभी थोड़ा सा सांबर कटोरी में लेकर चखता है। अरे बाप रे, इतना ज्यादा टेस्टी सांबर कैसे बन गया? वाह वाह, मजा ही आ जाएगा। डोसा खा लो डोसा, कम पैसों में थोड़ा नहीं, बाजार में इसका जोड़ा नहीं। भाई बहुत भूख लगी है, एक डोसा तो देना। ये लो सेठ जी। तुम्हारा मसाला डोसा तो सचमुच बहुत अच्छा है। ऐसा करो 2 डोसे और पैक कर दो भाई। तभी वहाँ सेठ धनीराम और व्यापारी मंगत लाल पहुँचते हैं। क्या करोड़ी, अकेले अकेले खाकर चुपचाप भाभी के लिए पैक करवा कर चल दिए? करोड़ी का दिल कितना बड़ा है, तुमसे थोड़े ही ना छुपा है धनीराम। वैसी बात नहीं है मंगतलाल, मैंने आज तक इतना टेस्टी मसाला डोसा नहीं खाया। डोसा वाले भाई, हम दोनों को भी मसाला डोसा खिलाओ। आज पहली बार है जब करोड़ी किसी की बड़ाई कर रहा है। जी सेठ जी, अभी बना देता हूँ। भाई सचमुच बहुत ही लजीज मसाला डोसा है, मेरे लिए 6 मसाला डोसा पैक कर दो। भैया मतलब क्या कहूँ, हा हा हा, शब्द नहीं मिल रहे। पहले तो तू 2 और डोसे मेरी ओर से सभी को खिला, और फिर उसके बाद 10 डोसे पैक कर दे। युगवीर का तुकबंदी में डोसा बेचने का अंदाज और डोसे का स्वाद जल्द ही पूरे गांव में फेमस हो जाता है। दूर दूर से लोग उसका मसाला डोसा खाने के लिए आने लगते हैं। कुछ ही दिनों में युगवीर शहर में जाकर एक मसाला डोसे की दुकान खोल लेता है। उधर डाकू चंपत सिंह के अड्डे पर जगीरा, हमारे सारे हथियार पुराने हो चुके हैं, घोड़े भी बूढ़े हो चुके हैं। इन सभी को बदलने के लिए बहुत धन की जरूरत है। गांव के सभी धनी व्यक्तियों की लिस्ट बनाओ, हम आज रात टाका डालेंगे। जी सरदार, सेठों की लिस्ट में सबसे ऊपर करोड़ी मल का नाम है। सुना है अभी उसके बाद बहुत पैसे हैं। कोई बहुत बड़ा कारखाना शुरू करने के लिए कई बैंक और पूंजीपतियों से कर्ज ले रखा है। तब तो ठीक है, हमारी सारी जरूरत के पैसे एक ही जगह मिल जाएंगे। आज रात उसके घर पर हमला करके सारी संपत्ति लूट लेनी है। रात में करोड़ी मल के घर पर सरदार, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मत लूटो, ये सारे मेरे पैसे नहीं हैं। तुम्हें अगर हफ्ता चाहिए तो मैं खुद पहुंचा दूंगा। देखो सेठ, मुझे जितने पैसों की जरूरत है तू अपने से नहीं पहुंचा सकता, इसलिए हमें काम करने दे। जगीरा, एक एक ईंट तक ले लो, कल अगर पैसा घटा तो मुझसे नहीं कहना। उस्ताद आप चिंता मत करो, एक चम्मच तक नहीं छूटेगी। लूट की खबर फैलते ही करोड़ी मल को कर्ज देने वाले उसकी सारी संपत्ति को नीलाम कर अपना कर्ज वसूल लेते हैं। युगवीर अपना घर भी उस नीलामी में 2 गुने दाम पर खरीद लेता है। करोड़ी मल का पूरा परिवार पाई पाई को मोहताज हो जाता है। उधर शहर में एक दिन बेटा युगवीर, अमेरिका और जापान से कुछ डेलीगेट्स आए हुए हैं मसाला डोसा की फ्रेंचाइजी लेने के लिए। ठीक है चाचा, उनसे मिल लेंगे। पहले मधु की शादी के लिए डायमंड मर्चेंट से मिलकर शादी फाइनल कर लेते हैं। लड़का बहुत अच्छा है। आओ बैठो गाड़ी में, आप भी चलो। माँ पिताजी वहां पहुंचे हुए हैं। एक बात और कहनी थी, हमने वेटर के लिए जो वैकेंसी निकाली थी उसमें करोड़ी मल और उसके बेटे सेठी का भी सीवी आया हुआ है। उन्हें क्या करना है? उन्हें अपने रेस्टोरेंट में नहीं रखकर बगल वाले रेस्टोरेंट में रखवा दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ काम करके वो लोग हमेशा अपनी लाचारी पर रोते रहेंगे, जो मैं नहीं चाहता। वाह युगवीर, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। बड़ा वही होता है जो बड़प्पन दिखाकर किसी को माफ कर दे। तुमने तो उससे भी आगे बढ़कर उन्हें नौकरी दे दी।